हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द साइंस हब। तो ये जो वीडियो है अपना सेकंड पार्ट है श्वसन तंत्र का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इसके अंदर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया है। इसके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद हम श्वसन तंत्र का जो पार्ट फर्स्ट है वो हो चुका है कंप्लीट। उस वीडियो में हमने देखा कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका जो मैकेनिज्म, क्रियाविधि क्या है और कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम में काम आते हैं। तो वो सारे ऑर्गन्स हमने पढ़े, जैसे कि उसके अंदर हमने फेफड़े यानी लंग्स पढ़े, ट्रैकिया पढ़ा, श्वसनली, इसके अलावा ब्रेंकियोल्स, एल्वेलाई और नासिका गुहा, बक्कल केविटी, मुख गुहा और नज़ल केविटी, ये सब हमने देखे। ये जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके अंदर हमने ये सब चीज़ें पढ़ ली थी। तो अब ये आज जो है ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो इसके अंदर जो बचा लास्ट टॉपिक है, एक बार पहले डेफिनेशन को हम दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं ताकि चीज़ें जो वापस से रिवाइज हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, सेल्स में पोषक तत्वों का ऑक्सीकरण O2 की उपस्थिति में होता है तथा CO2 MH2O व ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये जो क्रिया है ये हमने पढ़ी थी रेस्पिरेशन के अंदर। श्वसन तंत्र के बारे में जब हमने शुरू किया था तो ये जो रिएक्शन है ये हमने देखी थी। इसके अंदर ये जो है C6H12O6 ये है ग्लूकोज, जो कि हमने बताया था कि जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करके स्टार्च बनाते हैं और स्टार्च जो एक बहुलक इकाई है उसका जो एकलक है वो ग्लूकोज होता है और बहुत सारे ग्लूकोज अणुओं से मिलकर बनता है स्टार्च, जो कि एक बहुलक इकाई है। ठीक है, तो ये ग्लूकोज है। और जब हमने देखा था कि जो ऑक्सीजन के 6 अणु हैं ये कहाँ से आए थे, जब हमने रेस्पिरेशन में जो 2 स्टेप्स अभी हम पढ़ेंगे, जब हम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, तो जब हम इंस्पिरेशन यानी सांस को अंदर खींचते हैं, ये जो पहली क्रिया है, तो तब वायु के साथ उपस्थित ऑक्सीजन जब हमारे फेफड़ों के अंदर पहुंचती है तो वो एल्वेलाई और जो रक्त केशिका है उनके बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो वहाँ से ऑक्सीजन आया, उसके बाद जो रिएक्शन है वो होगी। तो यहाँ पे क्या बनता है, जब ये ऑक्सीजन और ये ग्लूकोज कहाँ पे पहुँच जाते हैं, एक कोशिका में पहुँच जाएंगे। तो जो सेल्स है, सेल्स के अंदर जो पोषक तत्व पहुँचेंगे, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब पहुँच गया तो इसके अलावा जो मिनरल्स वगैरह हैं वो भी पहुँच जाएंगे। तो वहाँ कोशिका के अंदर ऑक्सीकरण होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, तो जो रेस्पिरेशन है ये भी 2 टाइप का होता है। श्वसन जो है 2 प्रकार का होता है, वो भी हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। तो एक होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, दूसरा होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर। ठीक है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो श्वसन होता है उसे बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और जो इसकी अनुपस्थिति में होता है उसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन। ठीक है, तो हमने देखा कि ये जो रिएक्शन है कंप्लीट हमने देख ली थी। यहाँ पे 6 अणु जो CO2 के बाहर निकलेंगे और H2O के 6 अणु भी बाहर निकलेंगे। ठीक है, और इसके साथ ही बनेगी अपनी ATP, जो कि शरीर के अंदर रह के हमें ऊर्जा प्रदान करेगी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया था। अब जो ये जो टॉपिक है श्वसन तंत्र, इसका जो अगला पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके अंदर जो आपकी बुक में दे रखा है, RBSc वाली बुक में जो अगला जो टॉपिक है, तो हम उसको देख लेते हैं, श्वसन क्रिया। क्रिया यानी कि जो अपना जो रेस्पिरेशन है उसकी मैकेनिज्म क्या है। जो रेस्पिरेशन है उसकी मैकेनिज्म क्या होगी, ठीक है, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो श्वसन क्रिया के अंदर जो मेन चीज़ पहले अपन को जानने की है, तो 2 डायग्राम में यहाँ पे बना रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखिए तो आपको चीज़ समझ में आ जाएगी आसानी से। ठीक है, तो जो लास्ट वाला डायग्राम हमने देखा था कि ये जो अपना ट्रेकिया है, ठीक है, ये ट्रेकिया है और ये 2 भागों में यहाँ पे जो ट्रेकिया है 2 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड हो गई। ये एक लेफ्ट वाले लंग में चली गई और ये दूसरी जो ट्रेकिया है राइट वाले लंग के अंदर चली गई थी। ठीक है, इसके अंदर हमने एल्वेलाइज देखे थे। ठीक है, छोटे छोटे जो सूक्ष्म संरचनाएं थी बॉल जैसी, वो हमने देखी थी। ठीक है, यहाँ तक तो आपको पता ही था, ये अपनी ट्रेकिया हो गई जहाँ से एयर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकलेगी। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे हमने देखा था डायफ्राम, जो इस टाइप से होता है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ऊपर से ऐसे हल्का सा जो होता है, यानी कि जो अभी जो पोजीशन है, और ये जो ये जो रीजन था ये था थोरेक्सिक केविटी, हमने इसको बोला था, हिंदी में इसको बोलते हैं वक्ष गुहा।
लेकिन इसको बोलते हैं वक्स गुहा। तो हमने इसको वक्स गुहा बोला था, तो यहाँ तक आपको पता ही होगा। अब जो मेन चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो पोर्शन है ये सामने से है, ठीक है, ये लंग्स का जो पोर्शन है सामने से है। अब इसके चारों तरफ रिब्स होती है, ठीक है, पसलियाँ इसके चारों तरफ होती है, 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं जिसके अंदर ये पैक होते हैं जो फेफड़े हैं, ताकि ये सॉफ्ट जो ऑर्गन है तो बाहरी जो धक्कों से आघातों से वो जो स्ट्रक्चर है रिब्स का वो उसको प्रोटेक्ट किए रखता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ होती है, ये जो लंग्स होते हैं ये कवर्ड होते हैं रिब केज से, उसको बोलते हैं रिब केज, ठीक है, उसको बोलते हैं रिब केज। और इसे हिंदी में बोलते हैं पसलियों का एक पिंजरा सा बना होता है, ठीक है। तो उसको एक साइड स्ट्रक्चर देख लेंगे। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो पीछे की साइड जो अपनी रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, ये जो रीढ़ की हड्डी होती है अपनी बैकबोन, वहाँ से और आगे की साइड एक बोन होती है जिसे कहते हैं स्टर्नम, जिसका नाम होता है स्टर्नम, ठीक है। तो ये जो रिब्स हैं, ये जो रिब्स अपने साइड में जो पसलियाँ होती है, यहाँ से जो पसलियाँ निकली हुई होती है पूरी, जिसके अंदर हम अपने जो लंग्स हैं वो प्रोटेक्ट होने के लिए वहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो जो रिब्स हैं वो दोनों तरफ जुड़ी होती है, आगे की साइड वो जुड़ी होती है एक हड्डी होगी यहाँ से यहाँ तक लंबी सी, उसको बोलते हैं स्टर्नम, और पीछे होती है बैकबोन्स, तो बैकबोन से वो पूरी हड्डियाँ जुड़ी होती है। तो ये एक ऐसी कवरिंग होती है यहाँ पे, जैसे कि इनके ऊपर ऐसे कवरिंग होती है रिब्स की, और यहाँ पे जो अपनी मेन हड्डी होगी स्टर्नम, ये आगे का व्यू है, ठीक है। तो ऐसे कवरिंग होती है और ये हड्डियाँ जो पीछे की साइड से वापस से ऐसे जुड़ी होंगी इससे, जो अपनी बैकबोन है, ये हड्डियाँ वापस से उससे जुड़ी होंगी जो अपनी बैकबोन है पीछे उससे, और इसके अंदर रहता है प्रोटेक्ट, इसके अंदर प्रोटेक्ट रहते हैं अपने लंग्स, ठीक है। तो ये हो गया अपना वक्स गुहा और थोरेक्सिक कैविटी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो अब एक साइड व्यू हम देखेंगे, ताकि जो श्वसन क्रिया के अंदर जो मसल्स यूज होंगी ना, जैसे कुछ ना कुछ मसल्स भी, कुछ पेशियाँ भी उपयोग में आएंगी ये श्वसन क्रिया करवाने के लिए, ठीक है। तो एक जो मसल अब हमने पढ़ी थी उसको, ये जो है नीचे, ये तो डायफ्राम हमने पढ़ लिया था, ठीक है, डायफ्राम हमने पढ़ लिया था। मध्यपट इसको बोलते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया था, ये एक मसल होगी। इसके अलावा जो अपने रिब्स होती हैं इनके साथ अटैच्ड मसल्स होती हैं, उनको अपन इस साइड से देखेंगे। जैसे मैं इस साइड खड़ा हूँ ना, तो फिर यहाँ पे जो मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ वो अपना ये वाला पोर्शन, तो इस साइड से आपको समझ में आ गया। तो आगे की साइड क्या था, यहाँ पे जो हड्डी थी वो स्टर्नम थी, पीछे अपना बैकबोन था, ठीक है। तो जैसे कि ये जो हो गया अपना, ये है अपना बैकबोन ऐसे 33 वर्टिब्रास से बना होता है, ठीक है। तो ये बैकबोन हो गया। ये हम सिर्फ थोरेक्सिक कैविटी की बात करते हैं, तो अगर ये थोरेक्सिक कैविटी की बात करें तो कुछ ऐसा होगा। और यहीं से जो एक आगे हड्डी लगी होगी ये है अपनी स्टर्नम, कुछ ऐसी हड्डी होती है, ठीक है। तो इसको हम मान सकते हैं ये हो गई अपनी स्टर्नम, ठीक है। तो ये हो गई अपनी स्टर्नम। अब जो स्टर्नम और जो बैकबोन है ये जुड़ी होती है रिब्स से, ऐसे ऐसे रिब्स होंगी यहाँ पे, टोटल 12 जोड़ी यहाँ पे रिब्स होती है, ठीक है। जो पसलियाँ होती है वो अपनी 12 जोड़ी होती है। 12 जोड़ी ऐसे होगी जैसे 12 पसलियाँ इस साइड होंगी और 12 पसलियाँ इस साइड होंगी। इनके भी 3 टाइप्स होते हैं, लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो वो आपके लिए आवश्यक होगी, अभी इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो ऐसे 12 जोड़ी यहाँ पे पसलियाँ होंगी। अब ये एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा जैसे मैंने इस साइड से बताया था, ठीक है। तो ये आगे की साइड जो हड्डी है यहाँ पे बिल्कुल आगे की साइड वो होती है स्टर्नम, पीछे अपना बैकबोन हो गया, ये बैकबोन से छोटी छोटी हड्डियाँ होती है, ठीक है, ये बैकबोन हो गई। और ये जो है रिब्स हैं और इनके अंदर रखे हुए हैं अपने लंग्स। तो ये साइड व्यू जो इसको ऐसे घुमा देंगे हम, तो ये साइड व्यू जो आपको दिख रहा है ये इसके अंदर प्रोटेक्ट है, यानी कि इसके अंदर सुरक्षित है अपने लंग्स, ताकि बाहरी कोई दब के जब हम कभी गिर जाते हैं तो ऐसी पसलियों में हमारी लग जाती है चोट। अगर ये पसलियाँ नहीं हो तो सीधा जो चोट है वो लंग्स तक पहुँच जाएगी, और वो बहुत सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, तो वहाँ पे अगर जरा सी भी कुछ हुआ तो फिर वहाँ पे ब्लडिंग भी हो सकती है और इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो ये स्टर्नम, अब जो ये मसल्स, जो रिब्स की मसल्स होती हैं, अब जो ये श्वसन क्रिया के लिए हमने देखा कि जो रिब्स की मसल, रिब्स के पास मसल्स होती हैं, यानी कि जो है श्वसन क्रिया के लिए 3 टाइप्स की मसल, एक तो डायफ्राम हमने देख लिया, और 2 टाइप की मसल्स आपको याद रखनी है। तो आप एक बार डायग्राम ध्यान से देखिए, आप इस पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद हम तीनों प्रकार की मसल्स के बारे में देखते हैं, फिर उनके यूज़ देखते हैं, ठीक है। जो हमको श्वसन क्रिया के अंदर पढ़नी है, श्वसन पेशियाँ,
जो मसल्स हैं वो 3 प्रकार की मसल्स हमको इसमें पढ़नी है, ठीक है। जिसमें से एक हमने देख लिया था जो डायफ्राम है, ठीक है। मेन जो इन चैप्टर्स में आपको ध्यान रखना है कि आप डायग्राम्स आपको याद होने चाहिए। अगर डायग्राम्स आपको याद हैं और उनके जो नाम हैं वो अगर आपको याद हैं तो आपके लगभग 90% मार्क्स तो आपके कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि उनको आप थ्योरेटिकल रूप में आप खुद से भी लिख सकते हैं। अगर आपको वो चीज़ें समझ में आ गई हो तो आपके नंबर उसमें नहीं कटने वाले। तो 3 जो मसल्स हमको पढ़नी है, तो एक तो हो गई डायफ्राम, ठीक है। दूसरी है वैसे नाम एक ही है उसका, इंटरकोस्टल मसल उसको बोलते हैं। तो वही 2 टाइप की होती है। ये जो इंटरकोस्टल मसल है, इंटरकोस्टल मसल है, ये 2 टाइप की होती है। एक होती है एक्सटर्नल, एक होती है इंटरनल। इसको हिंदी में बोलते हैं बाह्य, ठीक है, और इसको आंतरिक। और इंटरकोस्टल मसल को आपकी बुक में भी इंटरकोस्टल मसल ही दिया गया है और आप इसी को नाम याद रखिए, आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो 2 टाइप्स की पेशियां पड़ी है, फिर आप 3 टाइप के सकते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ये हो गई, ठीक है। तो पहले अपन डायफ्राम समझ लेते हैं। डायफ्राम का देखिए जो होता है स्ट्रक्चर, वो हमने देखा कि मैं एक बार ऊपर वाली इसको मैकेनिज्म बता देता हूँ। टॉपिक आपको पता ही क्या चल रहा है अपना। तो जैसे कि ये जो यहाँ पे जो लंग्स हो गए अपने, ठीक है, ये जो 2 लंग्स हो गए हम ये छोटे रूप में देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ इस प्रकार डायफ्राम होता है, ठीक है, ये जो डायफ्राम होता है। अब जो 2 स्टेप्स में अपना श्वसन कंप्लीट होता है, जो, ठीक है, श्वसन जो है उसकी 2 स्टेप हैं। स्टेप 1 जो है उसको हम कहते हैं इंस्पिरेशन, ठीक है, और स्टेप जो 2 है उसका नाम है एक्सपिरेशन। अब आपको यहाँ से पता चल रहा होगा इंस्पिरेशन है इन, तो हम इसमें क्या होता है, इसमें श्वास लेते हैं हम, ठीक है, इसको हम नॉर्मल भाषा में ये समझ सकते हैं। और ये जो है श्वास छोड़ना, तो इसके अंदर हम श्वास को वापस बाहर छोड़ देते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि 2 स्टेप्स में जो 2 स्टेप्स हैं श्वसन की, जिसमें अपना रेस्पिरेशन कंप्लीट हो जाता है। पहली स्टेप जब हम सांस लेंगे, दूसरी स्टेप एक्सपिरेशन जब हम सांस छोड़ते हैं। तो आप इनको भी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल जो 2 प्रकार की है, एक्सटर्नल और इंटरनल, इनके क्या काम है वो हम देख लेते हैं। तो डायफ्राम को अगर पहले हम देख लेते हैं, डायफ्राम होता है, डायफ्राम की जो मसल्स है, जैसे ये रिलैक्स फॉर्म में है, अभी ये नॉर्मल फॉर्म में, शिथिल फॉर्म में है, ठीक है, ठीक है। तो ये जैसे ये डायफ्राम है, अभी ये टाइट होगा तो ये इस फॉर्म से जब ये अपनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, इसकी मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा यहाँ पे, तो ये जो है ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। अभी जब ये नीचे की ओर आएगा तो आप ध्यान से देखिए, ये तो एक पूरी की पूरी गुहा है, यानी पैक सिस्टम है, तो इसके अंदर एयर तो होगी नहीं, उतनी एयर होगी जो लंग्स में भरी होगी, ठीक है। तो जैसे ये नीचे आएगा तो यहाँ पे जो लंग्स है उनके लिए जगह बनेगी, यानी जगह खाली होगी। अब उस जगह को बढ़ने के लिए क्या होगा, जैसे ये नीचे आया, ये डायफ्राम की जो मसल है वो सिकुड़ी, इसके अंदर सिकुड़न स्टार्ट हुई, ठीक है, डायफ्राम की जो मसल है उसके अंदर। तो जैसे सीधी सीधी हो जाएगी, ठीक है, ये इस फॉर्म से कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। अब जैसे नीचे आएगी तो यहाँ पे जो फेफड़ों की जो थोरेक्सिक केविटी है अपनी बख्शगुआ, इसके अंदर हवा की कमी आ जाएगी, ठीक है। तो ये बाहर से अपना जो नजल केविटी से नाक से सांस अंदर चली जाएगी, ठीक है। अब जो एयर है वो पहुँच गई कहाँ तक, फेफड़ों तक। फेफड़ों के अंदर कहाँ पे पहुंची, एल्वेलाई के अंदर, ठीक है। एल्वेलाई में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा, जैसे O2 किसको दे दी जाएगी, ब्लड को, और जो ब्लड में से CO2 है वो वापस से एल्वेलाई को दे दी जाएगी, और ठीक है। तो यहाँ तक का मैकेनिज्म आपके दिमाग में बैठ गया। अभी जो CO2 है वो एल्वेलाई की यानी लंग्स के पास आ गई, और जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के पास चली गई। ब्लड से ऑक्सीजन तो सेल में जानी ही है, आपको पता ही है, क्योंकि वहाँ पे उसको ऑक्सीडेशन करना है पोषक तत्वों का, ठीक है। अब जो काम शुरू होता है, अब इसी टाइम जब ये डायफ्राम की मसल नीचे होगी तो हम पहले पढ़ रहे हैं सांस लेने को, कि सांस मतलब अपने शरीर के अंदर वायु जाती कैसे है, ठीक है, फेफड़ों के पास। तो जो डायफ्राम है उसकी मसल तो हुई नीचे, यानी के अंदर एयर भरेगी। उसके अलावा जो इंटरकोस्टल मसल है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये भी सिकुड़ती है, इसके अंदर ही मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो 2 चीजें यहाँ पे एक ही टाइम पे काम करेगी। जो इंस्पिरेशन है, इंस्पिरेशन है जब सांस लेते हैं अपन, तो इसके अंदर 2 मसल्स काम में 2 काम होंगे। जो पहला है, ठीक है, इंस्पिरेशन जो है इसके अंदर 2 कार्य एक साथ होंगे। एक तो जो डायफ्राम मसल है,
ये मसल जो है ये सिकुड़ेगी, ठीक है। पहला तो ये सिकुड़ेगी, दूसरा जो है अपना जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, ये भी सिकुड़ेगी, यानी इनके अंदर मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। ये दोनों सिकुड़ेंगी। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये है इंस्पिरेशन एंड श्वास लेना। अभी श्वास अंदर आ चुकी है फेफड़ों के, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको 2 स्टेप्स याद रखने, डायफ्राम भी सिकुड़ेगा, जिससे डायफ्राम सिकुड़ेगा तो जो वक्स गुहा की जो स्पेस है उसके अंदर जो जगह है वो बढ़ेगी, वो बढ़ने की वजह से जो फेफड़े हैं वो फूलेंगे तो ऊपर से सांस आनी ये बात है, वो खुला है तो वहां से सांस अंदर आ जाएगी, ठीक है। अब जो सेकंड स्टेप है ये इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए यहाँ तक। अगला जो हम देखेंगे एक्सपिरेशन यानी श्वास छोड़ना, उसको हम देख लेंगे, ठीक है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब हम इसको मिटा देता हूँ, इसका तो फिर से काम होगा वापस से, बस ज़्यादा कुछ चीज़ चेंज करनी है नहीं, ठीक है। यहाँ पे अब क्या होगा, सेकंड बार में जब एक्सपिरेशन होगा, जब यानी सांस छोड़नी है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो डायफ्राम मसल है ये वापस से रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगी रिलैक्स, यानी वापस से फ्री हो जाएगी ये, ठीक है। अब जैसे ये फ्री होगी तो ये वापस से ऊपर चली जाएगी, ये भी ऊपर चली जाएगी। और जो दूसरी मसल है इंटरनल इंटरकोस्टल जो मसल थी, ठीक है, जो आंतरिक इंटरकोस्टल मसल जो हमने पढ़ी थी, ठीक है, यहाँ पे ये सिकुड़ेगी इस बार। और जैसे ही सिकुड़ेगी तो जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल वो रिलैक्स हो जाएगी। और इसका काम जैसे सिकुड़ने का स्टार्ट हुआ और डायफ्राम रिलैक्स हो गया तो वापस से जो सांस है, जैसे फेफड़ों पे प्रेशर बनेगा डायफ्राम से भी, और बाहरी जो रिब्स के पास इंटरकोस्टल मसल है वो भी इस पर प्रेशर बनाएगी, तो जो एयर है वापस से बाहर निकल जाएगी। अब जो एयर है लंग्स में, अपन ने थोड़ी देर 2 मिनट पहले बात की थी कि जो भी लंग्स में कौन सी CO2 गैस प्रेजेंट है, ठीक है, और कुछ हद तक हल्की फुल्की इसमें ऑक्सीजन भी होगी, क्योंकि बॉडी को जितनी जरूरत थी उतनी उसने ले ली, बाकी ऑक्सीजन उसी एयर में बची रहेगी, और नाइट्रोजन जो भी गैसेस बाहर से आई थी वो भी उसमें बची रहेगी। और फिर ये लंग्स से ट्रेकिया से होते हुए फेरिंग्स वाले रीजन से फेरिंग्स वाले रीजन से वापस से नजल कैविटी और नासिका गुहा द्वारा बाहर निकाल दी जाएगी, ठीक है। तो ये 2 स्टेप्स हमने पढ़ लिए, इसकी पेशियां हमने पढ़ ली, और इसके अलावा और कुछ ज़्यादा इस चैप्टर में आपके पास बचा है नहीं। और ये जो ये टॉपिक है श्वसन तंत्र, ये आपका कंप्लीट हो चुका है, इसमें कोई और चीज़ बची नहीं। अगर छोटी मोटी चीज़ अगर आपकी बुक में बची हुई हो, कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आया हो अभी तक का, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो उसको अगली वीडियो में बता दिया जाएगा। यहाँ तक जो हमने पढ़ा दिया डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, बैलेंस फूड, हेल्थ वगैरह, वो पिछला जो चैप्टर था चैप्टर फर्स्ट, उसके भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिए, हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। यहाँ तक आपको पूरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कंप्लीट हो चुका है आपका, और यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आप बुक से भी उसमें देखिए कि क्या उसमें दे रखा है, कुछ नई चीज़ अगर है उसके अंदर जो छूट गई है तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये जो टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, यहीं पे फिनिश होता है। अब अगला जो टॉपिक है आपका ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम, उसको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसको भी टॉपिक वाइज आपकी बुक के अकॉर्डिंग हम पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।